नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम बात करेंगे आपके इतिहास की पाठ्य पुस्तक के बारे में, कक्षा 11 की। और आज हमारा जो सबसे आपके सिलेबस का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, यानी लेखन कला और शहरी जीवन। आज हम उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उस पाठ में हमें क्या पढ़ना है और साथ ही उस पर किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये मेसोपोटामिया, जो आजकल जिसे इराक के नाम से जानते हैं, ये उस क्षेत्र की कहानी है। इस पाठ में हम ये देखेंगे कि मंदिरों के आसपास बड़े शहर स्थापित हुए, लंबी दूरी का व्यापार मेसोपोटामिया में होना शुरू हुआ और इस क्षेत्र के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, यानी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। हमारे पास ओल्ड सेटलमेंट्स, यानी जो पुराना समय में मेसोपोटामिया बसा हुआ था वहाँ के अवशेष हैं। हमारे पास बहुत सारी बड़ी मात्रा में लिखित सामग्री है और इन सब का प्रयोग करके हम मेसोपोटामिया और वहाँ के निवासियों के जीवन के इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि जो हमारे पशुचारक समाज के लोग थे मेसोपोटामिया में रहने वाले, उनका जीवन कैसा था, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि स्थायी रूप से एक जगह बसे हुए कृषक समुदायों का जीवन कैसा था, और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि मेसोपोटामिया के क्षेत्र में शहरों का विकास किस प्रकार हुआ। और जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो हमारी एक जगह पर बसे हुए लोग थे, समुदाय थे, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थीं और मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार धातुओं का प्रयोग करने लगे थे और किस प्रकार व्यापार का विकास हो रहा था, और साथ ही लोग यानी मेसोपोटामिया के लोग दूर के देशों के साथ व्यापार के रूप में किस प्रकार संपर्क बनाए हुए थे। तो इन सब बातों पर हमें इस पाठ में चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेसोपोटामिया के बारे में कुछ सामान्य बातें जानें। मेसोपोटामिया शब्द ये यूनानी भाषा, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया में मेसोस शब्द जो है उसका मतलब होता है मध्य, बीच यानी मिडिल, और पोटामस का मतलब होता है नदी यानी रिवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया कहते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मेसोपोटामिया पड़ा था। और आजकल ये जो क्षेत्र है मेसोपोटामिया, जिसे हम प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे, आजकल इस क्षेत्र को हम रिपब्लिक ऑफ इराक यानी इराकी गणतंत्र के नाम से जानते हैं। तो हम बच्चों आखिर क्यों मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आखिर ये क्यों प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था, मेसोपोटामिया जो प्रसिद्ध था वो था अपनी समृद्धता, अपनी अमीरी की वजह से, अपने शहरी जीवन की वजह से, और साथ ही अपने बहुत ही समृद्ध साहित्य की वजह से, और साथ ही अपनी गणित और खगोल शास्त्र की विद्याओं की वजह से। इसीलिए हमारे लिए इसके बारे में जानना रुचिकर है और इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अब इसके अलग अलग नाम रहे हैं। जो मेसोपोटामिया जिसे हम कहते हैं, इसको अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना गया था। 2000 BC के बाद से यहाँ पर मेसोपोटामिया में राइटिंग सिस्टम यानी लेखन कला का विकास हुआ, और साथ ही जो लिटरेचर है, जो साहित्य है मेसोपोटामिया का, वो अनेक क्षेत्रों तक फैल गया। कहाँ कहाँ तक फैला? पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र तक फैला, उत्तरी सीरिया तक, तुर्की तक फैला, और साथ ही ये पूरा एक बड़ा क्षेत्र हो गया जिसमें हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की भाषा, उसकी लिपि में लिखा पढ़ी के द्वारा संदेश भेजे जाने लगे। यहाँ तक कि वो संदेश जो इजिप्ट में फ़ाराओ राजा थे उन तक भी उसी भाषा में भेजे जाते। तो यानी एक बड़े क्षेत्र में मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि चलती थी।
अगर हम इस देखें कि जो लिखित इतिहास का जो प्रारंभ है उसमें हम ये देखें कि मेसोपोटामिया को प्रारंभ में सुमेर और अक्कद कहा जाता था। तो यानी इसके प्रारंभिक नाम है, मेसोपोटामिया के क्षेत्र को प्रारंभ में सुमेर और अक्कद कहा जाता था। फिर 2000 BCE के बाद से जब बेबीलोनिया यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर बन गया तो फिर मेसोपोटामिया के लिए बेबीलोनिया शब्द का इस्तेमाल होने लगा, और ख़ासकर इसके दक्षिणी भाग के लिए, दक्षिणी क्षेत्र के लिए। फिर 1100 BCE में हम देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया का उत्तरी क्षेत्र है वो एक और नए नाम से जाना जाने लगा, और वो था असीरिया, क्योंकि जो असीरियाई लोग थे उन्होंने उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो उनके नाम से उत्तरी क्षेत्र असीरिया के रूप में जाना जाने लगा। अब जरा यहाँ पर प्रचलित भाषाओं की बात करते हैं। इस क्षेत्र की यानी मेसोपोटामिया क्षेत्र की सबसे पहली ज्ञात भाषा सुमेरियाई भाषा थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 2400 BCE में यहाँ पर सुमेरियाई भाषा की जगह अक्कदी भाषा का प्रयोग होने लगा और वो काफ़ी विकसित हुई। अलेक्जेंडर यानी जो सिकंदर था उसके समय यानी 336 से 323 BCE तक भी यहाँ पर ये अक्कदी भाषा काफ़ी फलती फूलती रही इस पूरे क्षेत्र में। और फिर 1400 BCE के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1400 BCE से अरेमाइक भाषा इस क्षेत्र की, मेसोपोटामिया की में अरेमाइक भाषा प्रचलित हो गई। और ये जो अरेमाइक भाषा है वो जो आज की हिब्रू भाषा है जो इज़राइल में चलती है, ये उससे काफ़ी मिलती जुलती अरेमाइक भाषा है, और ये 1000 BCE के बाद से इस क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित हो गई, बड़े पैमाने पे बोली जाने लगी। और आज भी ये जो अरामाइक भाषा है ये आज भी इराक के कई क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये सब इसकी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसके इतिहास की बातें समझी मेसोपोटामिया के बारे में। और अब हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया क्षेत्र में पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी का प्रारंभ कैसे हुआ। आर्कियोलॉजी या पुरातत्व का मतलब होता है कि जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो किसी क्षेत्र की खुदाई करते हैं और नीचे गहरे दबे ऐतिहासिक साक्ष्यों को ढूंढकर वहाँ के इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। इसको आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व का विज्ञान कहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी मेसोपोटामिया क्षेत्र है उसके बारे में पुरातत्व उत्खनन यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन कब से शुरू हुए और क्यों शुरू हुए। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की आर्कियोलॉजी की तो ये 1840 के दशक से ही शुरू हो गई थी। यहाँ पर यूरोपीय लोग आकर उत्खनन करने लगे थे, खुदाई करके यहाँ के प्राचीन इतिहास को जानने की कोशिश करने लगे थे। उरुक और मारी जैसे एक दो स्थानों पर तो ये जो उत्खनन है ये दशकों तक चलते रहे, और इन उत्खननों से हमें मेसोपोटामिया क्षेत्र में स्थित भवन और मूर्तियाँ और जेवर, कब्रें, उपकरण, सील यानी मोहरें और साथ ही हजारों लिखित दस्तावेज मिले हैं इन उत्खननों की वजह से। तो अब सवाल ये है कि यूरोपीय लोगों में ऐसा क्रेज़ क्यों था, वो क्यों ढूंढना चाहते थे मेसोपोटामिया के इतिहास को, और वो क्यों यहाँ पर बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य कर रहे थे। इसका कारण धार्मिक है। बच्चों, ऐसा है कि यूरोपीय लोगों जो अधिकतर ईसाई हैं, यूरोप में अधिकतर लोग ईसाई हैं, तो यूरोपीय लोगों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक है बाइबल, उसके ओल्ड टेस्टामेंट में इसका जिक्र है। जो बुक ऑफ जेनेसिस है ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें शिमार यानी कि जो लकड़ी से बने शहर ईंटों से बने शहर को हम एक शिमार नाम से जानते थे, उसका जिक्र बुक ऑफ जेनेसिस में जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें है। तो यूरोपीय लोग
विश्व को ये प्रदर्शित करना चाहते थे कि हमारी बाइबल पूरी तरह से ऐतिहासिक और सच्ची है, और इसमें जिस शहर का नाम है वो वास्तव में इतिहास में उपस्थित था। तो उसी को खोद निकालने के लिए वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर उत्खनन यानी एक्सकैवेशन कर रहे थे। बहुत सारे यात्री और बहुत सारे विद्वान जो यूरोप के थे वो मेसोपोटामिया को अपने पैतृक भूमि के रूप में देखते थे, और वो ये प्रूव करना चाहते थे, वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सही है, और उसका सबूत देने के लिए वो इस पुरातात्विक कार्य को प्रस्तुत करना चाहते थे। फिर मध्य 19वीं शताब्दी से हम देखते हैं कि जो यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था मेसोपोटामिया का उत्खनन एक्सकैवेशन करने के लिए और यहाँ का इतिहास ढूंढ निकालने के लिए। 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने यहाँ पर उत्खनन करने के एक अभियान के लिए धन दिया, और वो एक ऐसे टैबलेट यानी एक ऐसी मिट्टी की पट्टी को ढूंढना चाहते थे जिसमें उस ऐतिहासिक उस माइथोलॉजिकल फ्लड यानी पौराणिक बाढ़ के बारे में लिखा है जिसके बारे में बाइबल जिक्र करती है। तो ये उस टैबलेट को, उस पट्टी को ढूंढना चाहते थे जिसमें उस बाढ़ का जिक्र है जिसका वर्णन बाइबल में किया गया है। अगर वो पट्टी मिल जाएगी तो इसका मतलब बाइबल में लिखी बातें अक्षर अक्षर सत्य है और बाइबल बिल्कुल ऐतिहासिक है, इसलिए वो उसे ढूंढना चाहते थे। जो बाइबल की ये जो स्टोरी है बाढ़ वाली, उसमें नूह एक जो इनका जो ईसाइयों का एक पैगंबर जिन्हें कह सकते हैं नूह, तो नूह और बाढ़ की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो बाइबल में बताई गई है। और उसको जो मेसोपोटामिया की जो परंपरा है उससे उसकी बहुत हद तक समानता भी है। तो उसमें यानी जो दो पात्रों के नाम है ज्यूशूद्र और उत्नपिष्टिम, ये मेसोपोटामियाई परंपरा में दो पात्र हैं, ज्यूशूद्र और उत्नपिष्टम। ये नोहा की कहानी से जोड़ते हुए या उससे सदृश्यता रखते हुए दिखाए गए हैं, इसीलिए यूरोप के लोग इस मेसोपोटामिया का उत्खनन करना चाहते थे। लेकिन 1960 के आते आते विद्वानों ने समझ लिया कि जो ओल्ड टेस्टामेंट की बातें हैं वो ऐतिहासिक रूप से सच्ची नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस क्षेत्र में उत्खनन करते रहे क्योंकि अब उन्हें और अन्य महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ मिल रही थी जिससे विश्व के इतिहास के बारे में हम बहुत कुछ पता लगा सकते थे। तो ये आप बात हुई कि आखिर मेसोपोटामिया में उत्खनन कार्य कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया क्षेत्र के भूगोल की, उसकी ज्योग्राफी की। इस पर भी बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये आएगा कि जो मेसोपोटामिया है उसके भौगोलिक क्षेत्र की विशेषताओं को बताएं। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इसके दो मानचित्र दे रखे हैं मेसोपोटामिया के भौगोलिक क्षेत्र को दिखाने के लिए। अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि मेसोपोटामिया क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में हरे भरे मैदान थे जहाँ पर अच्छे पेड़ उगे हुए थे, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र था, जहाँ पर साफ झरने और धाराएं बहती थीं और जंगली फूल खिले हुए थे। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती थी जो कि खेती करने के लिए काफ़ी उपयुक्त थी। और 7000 से लेकर 6000 BCE के दौरान यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कृषि भी होने लगी थी। तो ये हमारे मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्र की बात है। अब जरा उत्तरी क्षेत्र उत्तर पूर्व की बात है, नॉर्थ ईस्ट की बात है। अब हम जरा मेसोपोटामिया के नॉर्थ यानी मेसोपोटामिया के उत्तर की तरफ क्या था उस पर चर्चा करें। मेसोपोटामिया के नॉर्थ में, उत्तर में जो क्षेत्र था उसे स्टेपी यानी घास का मैदान कहते हैं। यहाँ पर ऊंची ऊंची लंबी हरी भरी घास होती थी
जो पशुओं को चराने के लिए काफ़ी उपयुक्त थी। इसलिए स्टेपी क्षेत्र में पशुपालन जो आर्थिक गतिविधि के रूप में महत्वपूर्ण रूप से होता था। फिर हम बात करें मेसोपोटामिया के पूर्व के क्षेत्र की। पूर्व में टिग्रिस यानी जो दजला और फरात नदियां थीं, उनमें से जो फरात नदी है टिग्रिस, वो मेसोपोटामिया के पूर्व में ईरान तक कम्युनिकेशन का रूट यानी कि परिवहन का मार्ग प्रदान करती थी। पानी के मार्ग से सामान को लाना ले जाना इस टिग्रिस नदी के कारण संभव हो पा रहा था, तो इसलिए यहाँ पर व्यापार भी पनपा। और अगर हम इसके दक्षिण यानी साउथ की बात करें मेसोपोटामिया के, तो साउथ में रेगिस्तान था, मरुस्थल था, लेकिन ये मरुस्थल उपजाऊ था क्योंकि यूफ्रेटस और टिग्रिस यानी कि दजला और फरात नदियाँ जो थी, वो जब उनमें बाढ़ आती थी या जब सिंचाई के लिए उन नदियों का पानी खेतों तक लाया जाता था, तो वो अपने साथ सिल्ट यानी कि गाद भी लाती थी। गाद बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और वो उपजाऊ मिट्टी इस तरह इस रेगिस्तानी क्षेत्र में फैल जाती थी, जिससे यह क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र बन जाता था और यहाँ पर खेती होना पॉसिबल संभव हो पाता था। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे मेसोपोटामिया में सबसे पहले जीवन की और नगरों की शुरुआत दक्षिण से हुई, क्योंकि ये खेती के लिए उपजाऊ और उपयुक्त क्षेत्र था। अगर हम बात करें कि यूफ्रेटस नदी की यानी कि जो दजला नदी थी उसकी बात करें हम, तो वो छोटे छोटे चैनलों में छोटी छोटी धाराओं में बंटकर इस मरुस्थल के अंदर बहती थी। और ये जो छोटी छोटी धाराएं थी हमारी यूफ्रेटस नदी की, दजला नदी की, ये एक तरह से इरिगेशन चैनल यानी कि सिंचाई के तंत्र का काम करते थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्राचीन काल की सभी सभ्यताओं में, चाहे वो रोम की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, सबसे ज़्यादा कृषि की उत्पादकता हमें मेसोपोटामिया के क्षेत्र में ही दिखाई देती है। केवल हमारी जो मेसोपोटामियाई सभ्यता थी वो केवल कृषि पर ही निर्भर नहीं थी, बल्कि वो पशुपालन पर भी निर्भर थी। पशुपालन भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। भेड़ बकरियाँ यहाँ पाली जाती थी और उनका प्रयोग मांस, दूध, ऊन आदि प्राप्त करने के लिए होता था। तो इस क्षेत्र में मांस, दूध और ऊन भी बहुतायत में पाया जाता था। साथ ही जो ये हमारी भेड़ बकरियाँ और अन्य पशुधन होता था, उनको खिलाने के लिए घास वगैरह की ज़रूरत होती थी, तो वो स्टेपी यानी जो हमारा नॉर्थ का एरिया है वहाँ पर उपलब्ध होती थी वो घास, तो इसलिए अच्छी मात्रा में पशुपालन हो जाता था। इसके अलावा हमारी जो मेसोपोटामिया है उसमें नदियों में पर्याप्त मात्रा में मछलियाँ भी उपलब्ध थीं और साथ ही यहाँ पर खजूर के फल भी उपलब्ध थे। तो इस तरह से यहाँ के लोगों के आर्थिक गतिविधियाँ और उनके खाने पीने की स्थिति इस प्रकार की थी। हम ये देखते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों की खेती अच्छी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिना किसी संकट के थी या बिना किसी परेशानी और बाधा के थी। मेसोपोटामिया के कृषकों को दो प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। उनमें एक तो प्राकृतिक समस्या थी और एक थी मानव निर्मित समस्या। प्राकृतिक समस्या ये थी कि जब दजला और फरात, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों में बाढ़ आ जाती थी तो इससे उनकी खेती को नुकसान होता था, वो खेतों तक पानी भर जाता था। हालांकि बाद में चलकर वही बाढ़ उनके लिए बहुत उपयोगी भी साबित होती थी, क्योंकि वो अपने साथ उपजाऊ गाद, सिल्ट यानी उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जिससे इनके खेत और उपजाऊ हो जाते थे। लेकिन उस समय उनकी फसल खराब हो जाती थी। एक तो ये समस्या आती थी और दूसरी समस्या जो थी वो मानव निर्मित थी। जो ऊपरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे वो टिग्रिस और यूफ्रेटस, दजला और फरात नदियों के पानी को अपने दूसरी तरफ खेतों की तरफ ले जाते थे, उसकी धारा मोड़ देते थे, जिससे निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि जो ऊपरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो बाढ़ में आई जो हमारी सिल्ट है, जो गाद है, उसको साफ़ नहीं करते थे, जिससे पानी
का मार्ग अवरुद्ध हो जाता था, बंद हो जाता था, पानी नीचे तक नहीं पहुंच पाता था, जिससे निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती थी। तो हम देखते हैं कि इन कारणों से मेसोपोटामिया के लोगों में पानी और जो भूमि के लिए मेसोपोटामिया के लोगों में कई बार झगड़े भी होते थे। तो यहाँ तक की बात हमने इसकी ज्योग्राफी के बारे में बताई। अब हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर था, वो था इसका शहरीकरण। ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अब हम मेसोपोटामिया के शहरीकरण की बात करते हैं और देखते हैं कि वहाँ किस प्रकार से शहर विकसित हुए और क्या उनकी विशेषताएं थी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई शहरी अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो वहाँ पर व्यापार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्रक का विकास होता है, फूड प्रोडक्शन यानी अनाज के उत्पादन के अतिरिक्त। अगर केवल किसी क्षेत्र में अनाज का उत्पादन हो खेतों में तो वो ग्रामीण क्षेत्र रहेगा, लेकिन जब अनाज उत्पादन के अतिरिक्त वहाँ पर व्यापार भी होने लगे, विनिर्माण भी होने लगे, मैन्युफैक्चरिंग भी होने लगे, सर्विसेज यानी विभिन्न प्रकार की सेवाओं का भी उत्पादन होने लगे, तो वो क्षेत्र शहर बनता है, नगर बनता है। और हम देखते हैं कि इसी से लोगों को शहर में रहने का वातावरण और सुविधा मिल पाती है। जब लोग शहर में रहने लगते हैं तो उनके लिए दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। सबसे पहला विशेषता जो हमें दिखाई देती है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन। शहर में रहने वाले लोग अपने आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं करते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, आपने जो कपड़े पहने हैं क्या आपने स्वयं उत्पादित किए हैं? आप जो खाना खाते हैं क्या खेतों में आप स्वयं उनका उत्पादन करते हैं? आप जो टीवी देख रहे हैं, आप जो और अन्य चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, क्या आपने उनका स्वयं उत्पादन किया है? नहीं। शहर में रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं की सभी चीज़ों का स्वयं उत्पादन नहीं करते हैं। शहर में लोग अपने अपने कामों को बांट लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वह काम करता है जिसमें उसको विशेषज्ञता हासिल होती है और वो अपने विशेषज्ञता वाली चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करता है और उस विशेषज्ञता वाली चीज़ का उत्पादन करके उसके बदले में दूसरे लोगों से अपनी आवश्यकता की दूसरी वस्तुएं ले लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ना तो खेती में अपने अनाज का उत्पादन करता हूँ, ना अपने कपड़े बनाता हूँ और ना अपनी आवश्यकता की दूसरी चीज़ों का उत्पादन करता हूँ। मेरी विशेषज्ञता शिक्षा में है, पढ़ाई में है, तो मैं केवल पढ़ाता हूँ। पढ़ा के जो शिक्षा की सेवाओं का उत्पादन करता हूँ उससे मुझे इतना धन मिल जाता है कि मैं अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएं उस धन से खरीद सकूं। इस तरह शहर में रहने वाले लोग अपनी आवश्यकता की सब वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि किसी एक खास वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसी से वो अपनी आवश्यकता की दूसरी वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। तो लोग, शहरों में रहने वाले लोग अपना अपना काम आपस में बांट लेते हैं। उनके इस व्यवहार को श्रम विभाजन कहते हैं और यह श्रम विभाजन जो है वो शहरी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपकी ही किताब में वर्क का शीर्ष यानी वर्क का हेड दिखाया गया है। कितनी सुंदर मूर्ति मेसोपोटामिया के लोगों ने बनाई है, लेकिन उस वर्क का शीर्ष को बनाने का काम एक अकेले व्यक्ति ने नहीं किया है। उसमें अनेकों व्यक्तियों के अलग अलग योगदान हैं। कोई पत्थर ढूंढ के लाया, किसी ने उसका परिवहन किया, किसी ने उसकी कटाई की, किसी ने उस पर आकृति बनाई, किसी ने उसे बाजार में बेचा। तो सब लोगों ने अलग अलग काम किया और एक मूर्ति के उत्पादन में भी अनेक लोगों का योगदान है। इसी को श्रम विभाजन कहते हैं। ये शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता है। तो जब मेसोपोटामिया में शहरी जीवन प्रारंभ हो गया तो वहाँ पर हमें श्रम विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ लेबर भी दिखाई देने लगा। तो ये शहरी जीवन की पहली विशेषता होती है, श्रम विभाजन यानी डिवीज़न ऑफ लेबर। और शहरी जीवन की दूसरी प्रमुख विशेषता होती है कि यहाँ किसी न किसी प्रकार के एक सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी सरकार की ज़रूरत पड़ती है। भाई व्यापार हो रहा है, लोग अलग अलग काम धंधा कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, व्यापार हो रहा है, खेती हो रही है। उस
खेती के जो उत्पादन होगा उसको संभाल कर एक जगह रखना है, फिर लोगों में बांटना है। इस सब के लिए एक सामाजिक संगठन यानी सरकार की आवश्यकता होती है। ये शहरी जीवन का एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इस महत्वपूर्ण पहलू में भी हमारा मेसोपोटामिया में हमें पाया जाता है। तो मेसोपोटामिया के शहरों में हमें दो बातें दिखती हैं, श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन। अब हम बात करते हैं शहरों में वस्तुओं के आवागमन की। भाई शहर के लोग जो है वो खेती तो नहीं कर सकते क्योंकि शहर में खेत नहीं होते, खेत तो शहर के बाहर होते हैं, गांव में होते हैं। और इसी प्रकार से शहर के लोग जिन चीज़ों का उत्पादन करते हैं उनको बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। वो भी ज़रूरी नहीं कि सारा कच्चा माल शहर में मिल जाए। और जब वो लोग यानी शहर में रहने वाले लोग अपनी वस्तुओं का उत्पादन कर लेंगे तो फिर उसको वो दूर दूर के क्षेत्रों में बेचना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शहरों में बाहर से वस्तुएं आती भी रहती हैं और जाती भी रहती हैं। इसी को कहते हैं शहरों में वस्तुओं का आवागमन। तो हम देखें कि मेसोपोटामिया जो था उसमें वस्तुओं का आवागमन, मेसोपोटामिया के शहरों में वस्तुओं का आवागमन किस प्रकार से होता था। मेसोपोटामिया अपने जो खाद्य संसाधन थे, फूड रिसोर्सेज थे, उसमें तो समृद्ध था। उसके पास खाने पीने का तो अच्छी खेती हो जाती थी क्योंकि उसके पास उपजाऊ मिट्टी थी दजला फरात की बाढ़ों की वजह से। लेकिन मेसोपोटामिया के पास जो खनिज संसाधन थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। वहाँ खनिज संसाधनों की, मिनरल रिसोर्सेज की कमी होती थी। अधिकांश जो दक्षिण का हिस्सा था, जो मेसोपोटामिया के दक्षिण का हिस्सा था, उसमें पत्थरों की कमी थी और पत्थर बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि पत्थरों से ही उपकरण बनाए जाते थे, मोहरें बनाई जाती थी और जेवर बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया में जो खजूर और पॉपुलर के पेड़ तो थे, उनकी लकड़ी तो थी, लेकिन खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी ज़्यादा मजबूत और कठोर नहीं होती है और उसका प्रयोग करके हम लकड़ी की गाड़ियाँ यानी बैलगाड़ी वगैरह या और जानवरों से चलने वाली गाड़ी वगैरह, और नाव और जो है जहाज, ये सब चीज़ें नहीं बना सकते खजूर और पॉपुलर की मुलायम लकड़ी से। तो मेसोपोटामिया के लोगों को कठोर और मजबूत लकड़ी की भी ज़रूरत थी जिससे वो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकें। तो फिर मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार इन सब चीज़ों का इंतजाम करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग बड़ी मात्रा में अपना फूड ग्रेन यानी कृषि का उत्पादन कर लेते थे और फिर उसको दूर दराज के क्षेत्रों में बेचकर वहाँ से लकड़ी, धातुएं और पत्थर मंगवा लेते थे। उनका व्यापार तुर्की, ईरान और जो खाड़ी से भी आगे के देशों तक होता था और भारत से भी उनका व्यापार होता था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनके साथ मेसोपोटामिया के लोगों का व्यापार होता था। और इस पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए एक सामाजिक संगठन यानी सरकार बन चुकी थी जो इन विदेशी अभियानों यानी दूर दराज को जो अपने हम लोग भेजकर वहाँ से चीज़ें मंगवा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इन विदेशी अभियानों की देखरेख करती थी। और जो है वो जो हमारे दक्षिण मेसोपोटामिया के लोग थे वो इस प्रकार के सारे कार्य करते थे। वो दूसरे देशों, दूसरे जगहों के लोगों के साथ इस तरह से व्यापार और विनिमय करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें कि तो आपने देखा कि मेसोपोटामिया में शिल्प यानी क्राफ्ट का अच्छी व्यवस्था हो गई थी, शिल्प बनाने का। इसके अलावा व्यापार की अच्छी व्यवस्था थी, सेवाओं के उत्पादन की अच्छी व्यवस्था थी। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी और अच्छी व्यवस्था थी मेसोपोटामिया में, वो थी परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की। आमतौर पर लोग वहाँ पर नदियों का प्रयोग करते थे। नदियों से यानी नाव और जहाज़ों के द्वारा अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे क्योंकि नदियों के द्वारा यानी जल परिवहन से भेजा गया माल जो है, जो जल परिवहन की लागत सबसे कम पड़ती थी, बहुत सस्ती पड़ती थी। अगर स्थल मार्ग से यानी बैलगाड़ी से या जो जानवरों से खींची जाने वाली गाड़ी से माल भेजा जाए तो जानवरों को चारा खिलाना पड़ेगा
जो काफ़ी महंगा था, तो इसका और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था इधर से उधर जाने में। तो स्थल मार्ग की दो समस्याएं थीं, एक तो ये महंगा था, दूसरा समय ज़्यादा लगता था। तो इसलिए मेसोपोटामिया के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान, अपना व्यापार, अपना विनिमय वो अधिकांश रूप से दजला और फरात और उनकी सहायक नदियाँ और जो दूसरी धाराएं थीं उनमें नाव और जहाज चला के करते थे। तो ये सब बातें आज हमने देखी कि हमारे जो मेसोपोटामिया के जो शहर थे उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी। तो मैं आप सब इस वीडियो को एक दो बार और अच्छी तरह से देखें, सारी बातों को समझें और फिर अपनी किताब पढ़ें, और उस किताब में जो अब तक हमने बताया उससे संबंधित सारी बातें आपको दिखाई देंगी। उनमें अच्छी जो महत्वपूर्ण बातें उनका नोट करें। मैं व्हाट्सएप पर इसके साथ ही आपको क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ कि भाई इन क्वेश्चन के इस जो हमारा वीडियो है, ये जो चैप्टर, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आपको उन प्रश्नों को अपनी इतिहास की नोटबुक पर करना भी है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।